हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। तो कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो चैप्टर 2 मॉड्यूल ए रिमिटेंसेस एंड एलआरएस का ये चैप्टर है। ये हमारा सेशन इन कॉन्टिन्यूशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एलआरएस में जो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन में परमिटेड ट्रांजैक्शन फॉर रेमिटेंसेस उनको डिस्कस किया था, जिसमें हमने शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन को, शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड याद रहे ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस हैं। इन क्लासेस में पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिससे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर जाएं और फिर पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आसानी से आप आंसर कर सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। तो रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस, तो इन रेमिटेंसेस में हमने डिस्कस कर लिया थी शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन को और शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शंस को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस को। शेड्यूल 3 की वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है। तो शेड्यूल 2 वो हैं जिसको गवर्नमेंट परमिट करती है, शेड्यूल 1 वो है जिसमें परमिटेड ही नहीं, शेड्यूल 3 हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रेमिटेंसेस अपने लेवल के ऊपर परमिट नहीं करता, रादर उसने डेलीगेट कर रखी हैं पावर्स टू द ऑथोराइज्ड डीलर्स। ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो करंट अकाउंट में फॉल करते हैं अंडर शेड्यूल 3। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, किसी भी कंट्री को अगर हमने विजिट करना है प्राइवेटली, लेकिन जिसमें नेपाल भूटान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेपाल भूटान के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इंडियन करेंसी को यूज़ करते हैं। बाकी किसी भी कंट्री में प्राइवेटली हमने विजिट करना हो तो रेमिटेंस किया जा सकता है। गिफ्ट और डोनेशन, हमने गिफ्ट देना हो किसी को, मनी डोनेट करना हो, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शंस। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब के लिए हमने कंट्री के बाहर जाना है तो उसके जो एक्सपेंसेस रिलेटेड होंगे तो उसके लिए रेमिटेंस परमिटेड है। इमिग्रेशन, तो अगर हमने कंट्री के बाहर परमानेंटली जाके सेटल होना है तो वी आर गिवन रेजिडेंस इन सम अदर कंट्री, तो रेजिडेंसी के लिए अगर हमने इमिग्रेशन करना है तो फॉर दैट ऑल्सो दिस रेमिटेंस कैन बी मेड। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, अगर हमारा कोई क्लोज रिलेटिव अब्रॉड है, जैसे हमारा सन है, हमारे डॉटर हैं, वो एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर गए हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है। क्लोज रिलेटिव में एक बात का ध्यान रखना होगा, क्लोज रिलेटिव के अंदर कौन लोग आएंगे। जो लोग क्लोज रिलेटिव डिफाइन किए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उन्हीं को क्लोज रिलेटिव माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेमिटेंस। ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, या अटेंड करने हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एटसेट्रा है, तो जो बिजनेस के साथ रिलेटेड ट्रैवल्स हैं तो उसके लिए रेमिटेंस इज पॉसिबल। अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू ए पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई पेशेंट जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो उसके साथ जाना है उसको अटेंडेंट के तौर के ऊपर, तो उसके लिए भी ये रेमिटेंस पॉसिबल है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है उसके लिए भी रेमिटेंस पॉसिबल है।
अटेंडेंट के तौर के ऊपर जाना है मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने वाले पर्सन के साथ, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। स्टडीज अब्रॉड, तो कंट्री के बाहर जाके स्टडीज करना है तो उसके लिए भी परमिटेड है। परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट जो परमिटेड हैं, अगर उनको परचेज करना है तो उसके लिए भी ये रिमिटेंस किए जा सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस एट्सेट्रा है, उनके लिए रिमिटेंस किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए रिमिटेंसेस पॉसिबल हैं या अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके जाना पॉसिबल है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, फ्रेंड्स नो, लाइव क्लास को हम एनफ नहीं मानते, बिकॉज लाइव क्लास के अंदर हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको फुल प्रेपरेशन करना होगा, लेकिन लाइव क्लास बहुत यूजफुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपने पास होना है तो फिर फुल प्रेपरेशन करें, पूरे सिलेबस को कवर करें। पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनमें आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दीज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसीलिए आप उसको बार बार करते हैं फिर भूल जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और टाइम ऑलरेडी आपके पास बहुत कम अवेलेबल होता है स्टडीज़ पर्पज़ के लिए। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बहुत थोड़े मिलेंगे, यानी प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी नहीं हो सकती। और केस स्टडीज CIB के लिए इम्पॉर्टेंट है। केस स्टडीज तो आप बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी इन बुक्स के अंदर, आपको अगर मिलेंगी तो बहुत कहीं कहीं मिलेंगी आपको केस स्टडीज। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इन डिफिकल्टीज के चलते आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, प्रॉपर मार्क्स नहीं ले पाते, जिसके कारण आपको बार बार पेपर में अपीयर होना पड़ता है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लाइसेंस की प्राइस को बहुत कम रखा गया, लेकिन क्वालिटी को हमने किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। तो इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप बहुत इजीली समझ जाते हैं और बहुत क्विकली समझ जाते हैं, जिसके आपके ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। हमारे जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपके इस इशू को सॉल्व कर देते हैं। हमारे केस स्टडी का जो पैकेज है उसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं विद सॉल्यूशंस, तो आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर इतना कुछ इतना अच्छा अवेलेबल है देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो इस सेशन के तुरंत बाद हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर लें, उसके कोर्सेज पेज में चले जाएं और वहाँ पे देखें आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। तो ये सब कुछ अवेलेबल है, वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर, और उसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑन LRS। तो 3 टाइप की ट्रांजैक्शंस हमने देखी। अब ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या क्या है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। पैन इज मैंडेटरी अंडर द स्कीम इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि LRS में रेमिटेंस करने के लिए आपको पैन कितने अमाउंट तक चाहिए या कितने अमाउंट से ऊपर चाहिए, तो हमारा आंसर होना चाहिए फॉर ऑल रेमिटेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। रिमिट फंड्स अब्रॉड फॉर परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो शेड्यूल 3 है, और परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये रिमिटेंस हम किस टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं? ये करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए पॉसिबल हैं, और उसके अलावा कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो परमिटेड हैं तो उनके लिए भी है, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। AD banks to frame appropriate guidelines for customer interface to ensure ease of transaction with ambit of regulatory provisions। तो ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं? ऑपरेटिव गाइडलाइंस कि जो ऑथोराइज डीलर बैंक्स हैं वो एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस बनाएंगे, और वो गाइडलाइंस
जो ओवरऑल रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ओवरऑल डायरेक्शंस हैं, उनके अंदर वो गाइडलाइंस प्रिपेयर करेंगे और वो कस्टमर इंटरफेस उन गाइडलाइंस के लिए प्रोवाइड करेंगे. Customer to designate a particular branch of bank through which all remittance under LRS to be made, especially with regard to capital account transactions. तो जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए कस्टमर्स को क्या करना होगा? कस्टमर किसी भी ऑथोराइज डीलर बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच को डेजिग्नेट करेंगे, यानी जितनी भी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होंगी वो एक पर्टिकुलर बैंक के एक पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू करनी होगी कस्टमर्स को. ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड अप टू एन ओवरऑल लिमिट ऑफ $250,000 per financial year for any permissible current or capital account transaction or combination of both. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि LRS का ओवरऑल लिमिट कितना है. तो ये ओवरऑल लिमिट है $250,000 का पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन. तो ये पर पर्सन लिमिट है. पर पर्सन में माइनर को भी पर्सन माना जाएगा. और ये कैपिटल अकाउंट के लिए भी, करंट अकाउंट के लिए या दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए भेजी जा सकती हैं. यानी करंट अकाउंट अकेला $250,000, कैपिटल अकाउंट अकेला $250,000, दोनों मिलाकर के टोटल अमाउंट $250,000. यानी इंडिविजुअली भी और कंबाइंड बेसिस के ऊपर ही अमाउंट रहेगा $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंसेज इन ए फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कितने बार ये रेमिटेंसेज करना चाहते हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Once remittance of $250,000 is utilized in a financial year, no further remittance is allowed, even if proceeds of investments have been brought back into country in respect of investment abroad. तो अगर हम एक साल के अंदर इतनी रेमिटेंस कर चुके हैं तो उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर में और रेमिटेंसेस हमें परमिट नहीं होंगी. If sole proprietorship firm intends to remit money under LRS by debiting its current account, then eligibility of proprietor in his individual capacity has to be reckoned. तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्योंकि LRS इंडिविजुअल्स के लिए परमिटेड है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के करंट अकाउंट को अगर डेबिट करना है तो प्रोप्राइटर की एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कि क्या ये पैसा रिमिट किया जा सकता है या इसको रिमिट नहीं किया जा सकता. इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स एंड ATM कार्ड्स, सो दीज कैन बी यूज्ड फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. सो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड हो या ATM कार्ड हो, उसको भी रिमिटेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन केवल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, नॉट फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. Citizens of a foreign country other than Pakistan and residents in India on account of employment or deputation of specified duration or for specific job or assignment, duration of which does not exceed 3 years, is a resident but not permanently resident. तो अगर कोई फॉरेन सिटीजन है, पाकिस्तान के सिटीजन को छोड़ करके, और या कोई इंडियन रेजिडेंट है, वो एम्प्लॉयमेंट में है या डेपुटेशन पे है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट के ऊपर, तो जिसका ड्यूरेशन 3 साल से ऊपर नहीं होता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? रेजिडेंट बट नॉट परमानेंट रेजिडेंट. तो अगर कोई NRI है तो यहाँ पे हम NRI की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम फॉरेनर की बात कर रहे हैं. अगर कोई NRI है, वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई फॉरेन कंपनी असाइनमेंट देती है उसको, जिसका ड्यूरेशन 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट. इस प्रकार के जो इंडिविजुअल हैं, सो दे कैन मेक रेमिटेंस अंडर LRS सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स
कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड अदर डिडक्शंस। यानी इन लोगों की जैसे सैलरी है, उस सैलरी को रिमिट किया जा सकता है एलआरएस के अंतर्गत, लेकिन पहले टैक्सेस का डिडक्शन होगा। जो कंट्रीब्यूशन है पीपीएफ की वो डिडक्ट होंगी, कोई और डिडक्शन है तो वो भी डिडक्ट होंगी। तो यहाँ पे जो हम रेजिडेंट की बात लिख रहे हैं, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनआरआईज। तो या तो वो फॉरेन सिटीजन्स हैं या एनआरआईज हैं। अगर किसी फॉरेन कंपनी की असाइनमेंट के ऊपर वो इस प्रकार से आए हुए हैं तो उनके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल रहती है। Any amount in excess of LRS requires prior approval of Reserve Bank of India। अगर अमाउंट LRS की लिमिट से ऊपर है तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। If applicant seeking remittance is a new customer of the bank, AD should carry out due diligence on opening and maintenance of the account। अगर रिमिटेंस करने वाला पर्सन कोई नया कस्टमर है बैंक का, तो उस केस में जो ड्यू डिलीजेंस हमने करना है ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के लिए, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा। एडी शुड obtain बैंक स्टेटमेंट फॉर प्रीवियस ईयर्स टू सेटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट सोर्स ऑफ फंड्स, और if बैंक स्टेटमेंट इज नॉट अवेलेबल, कॉपी ऑफ ITAO और ITR सो दैट मे बी obtained। तो अगर वो नया कस्टमर है और रिमिटेंस करनी चाहता है तो हमने ड्यू डिलीजेंस ओपनिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए तो करनी है। इसके अलावा उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उसका बैंक स्टेटमेंट लेना होगा। इफ़ बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल तो फिर उसका इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर या ITR की कॉपी हम ऑब्टेन करेंगे। सोर्स ऑफ फंड्स, examining the statement of account to ensure the previous credit in the account with the transaction summary, STR to be filed if in respect of transaction in the account। अगर कोई हमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन लगती है तो फिर STR फाइल करनी होगी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भेजनी होगी। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में वी हैव टू सेटिस्फाई आवर सेल्स। तो ये थी वो डायरेक्शंस, ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो LRS के ऊपर बैंकों को फॉलो करनी होंगी। अब बात करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन की। LRS के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। RBI does not prescribe documents which should be verified by AD while permitting remittance for various transactions, especially current account transactions। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब नहीं किए हैं ब्रॉडली, जो अथोराइज डीलर बैंकों ने वेरीफाई करने हैं जब वो परमिट करेंगे रिमिटेंसेस को। जनरली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंकों को LRS पर्पस के लिए ऑब्टेन करने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? सो सबसे पहले है फॉर्म A2। सो फॉर्म A2 के है तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या डिक्लेरेशन देता है। ऑनलाइन सबमिशन इसका हो सकता है फॉर्म A2 का। तो फॉर्म A2 के अंदर कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा, रिमिटेंस की डिटेल्स देगा, सोर्सेज की डिटेल देगा और भी कई प्रकार की डिक्लेरेशन है जो कस्टमर ने करनी है। तो फॉर्म A2 बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म है विच हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड while making remittances in LRS and this is to be obtained in all cases irrespective of amount। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एप्लीकेशन फॉर्म कम डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है, तो आंसर रहेगा फॉर्म A2। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फंड्स, इसी फॉर्म के अंदर ये प्रोविजन है कि जब हम सोर्सेज बताएंगे कि हम जो पैसा रिमिट कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। पैन इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, तो ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि कोई भी रिमिटेंस LRS के अंदर विदाउट पैन परमिटेड नहीं होगी। कॉपी ऑफ कन्फर्म्ड टिकट एंड वीज़ा इफ रिमिटेंस इज फॉर ट्रैवल अब्रॉड, तो अगर हम ट्रैवल पर्पस के लिए ये रिमिटेंस ले रहे हैं तो कन्फर्म्ड टिकट और वीज़ा तो दोनों की कॉपी हमें प्रोवाइड करनी होगी। Where services of tour operators are being availed, the tour operator can collect the amount from resident individual either in Indian currency or in foreign currency। तो अगर हम अवेल कर रहे हैं टूर ऑपरेटर की सर्विसेज को, तो उस केस के अंदर जो टूर ऑपरेटर है
वो अमाउंट कलेक्ट कर रहेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल से इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में। इन विच केस टूर ऑपरेटर कैन ओपन स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट विद ए बैंक इन इंडिया। तो अगर ये अमाउंट फॉरेन करेंसी में मिलता है तो उस पर्पज़ के लिए जो टूर ऑपरेटर है वो स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है विद ए बैंक इन इंडिया। Tax collection at source is applicable in case of release of exchange by tour operators irrespective of threshold limit। तो टूर ऑपरेटर्स के लिए TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स के ऊपर भी TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। फ्रेंड, ये थी हमारे डिस्कशन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी और इस सेशन में भी डिस्कस की थी शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन। इसके अलावा हो गई हमारी ऑपरेशनल गाइडलाइंस और उसके बाद हो गए हमारे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अंडर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस फॉल इन विच शेड्यूल ऑफ फेमा। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो शेड्यूल 3 में आती हैं, शेड्यूल 2 में आती हैं, शेड्यूल 4 में आती हैं या शेड्यूल 1 फेमा का है उसमें आती हैं। तो हमने बतानी है वो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस जो डिटेल हमने डिस्कस किया था वो किस शेड्यूल में आती हैं। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस सो दे आर कवर्ड इन शेड्यूल 1। तो वो शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर ए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर करंट अकाउंट कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड इफ ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ शेड्यूल 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 4 या शेड्यूल 2। कई सारी ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट कैटेगरी के अंदर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए। तो वो ट्रांजैक्शन किस शेड्यूल का पार्ट है, तो ये ऑप्शन आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सो शेड्यूल 3 का पार्ट है, शेड्यूल 1 का पार्ट है, शेड्यूल 4 का पार्ट है या शेड्यूल 2 का पार्ट है। तो इट इज पार्ट ऑफ शेड्यूल 2। प्रोहिबिटेड शेड्यूल 1 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन वाली शेड्यूल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रेमिटेंस फॉल इन प्रोहिबिटेड कैटेगरी। इनमें कौन सी रेमिटेंस है जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में फॉल करती है यानी शेड्यूल 1 में फॉल करती है। कॉल बैक सर्विस एट टेलीफोन, बैंड मैगजीन, परचेज ऑफ FCC by इंडियन कंपनी अब्रॉड, एड इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑल द 4, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 3 and 4 ओनली। तो देखिए इनमें से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में कौन कौन सी जाती हैं। सो विच इज पार्ट ऑफ प्रोहिबिटेड कैटेगरी, कौन कौन सी प्रोहिबिटेड कैटेगरी का पार्ट है। तो इनमें नंबर 1 प्रोहिबिटेड कैटेगरी का पार्ट है बैंड मैगजीन, ये भी प्रोहिबिटेड है। FCBB सब्सक्राइब करना ये भी उसका पार्ट है। लेकिन एड इन प्रिंट मीडिया, फॉरेन प्रिंट मीडिया, ये शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन है, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, परमिशन चाहिए इसके लिए। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी। Remittance permissible subject to approval of respective government department fall in which schedule of foreign currency transaction according to FEMA। तो ये तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, ये शेड्यूल 2 हमारा है। तो जहां अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की या मिनिस्ट्रीज की। Remittance of interest income on funds held in NR special rupee account falls in which schedule of foreign currency transaction। तो अगर हमने इंटरेस्ट इनकम को रिमिट करना है नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, तो वो किस ट्रांजैक्शन में फॉल करता है, किस शेड्यूल में फॉल करती है। रेमिटेंस ऑफ इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन NR स्पेशल अकाउंट्स, शेड्यूल 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 4 या शेड्यूल 2, किस में वो फॉल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो किस में फॉल करती हैं फ्रेंड्स, ये है हमारी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। सॉरी,
दिस फॉल्स, यस, ये हमारी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, इसीलिए ये शेड्यूल 1 के अंदर फॉल करती है। तो ये रिमिटेंस पॉसिबल नहीं है, प्रोहिबिटेड है, तो एज ए रिजल्ट इट फॉल्स इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 टू फेमा रिलेट्स टू विच कैटेगरी अकॉर्डिंग टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जो शेड्यूल 1 है फेमा की, इनमें वो किसको रिलेट करती है? रिमिटेंस विद गवर्नमेंट परमिशन, रिमिटेंस विद आरबीआई परमिशन, नन या प्रोहिबिटेड रिमिटेंसेज। तो उसी क्वेश्चन को अपोजिट एंगल से देखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है आंसर? तो आंसर हमारा बनता है प्रोहिबिटेड रिमिटेंसेज कैटेगरी, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर बनता है। फ्रेंड्स, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। तो वहाँ पर आप उसको टाइप कर दीजिए, हम सूटेबली वहीं पे उसको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो उस क्वेरी को आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करेगा। यानी लाइक करके हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। इसका लिंक शेयर अगर आप करते हैं अपने व्हाट्सएप पेज के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर, तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकेंगे। हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं, आपकी कई क्लासेस मिस हो रही हैं। अगर आपकी क्लासेस मिस हो रही हैं, आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते, तो दैट मीन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो बेल आइकन के साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो चलें अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिमिटेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड फॉल इन विच शेड्यूल ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अगर क्लोज रिलेटिव्स की मेंटेनेंस के लिए हमने रिमिटेंस करनी है तो वो किस शेड्यूल में फॉल करते हैं? शेड्यूल 1, शेड्यूल 4, शेड्यूल 3 या शेड्यूल 2? सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19? तो क्वेश्चन 19 फॉर क्लोज रिलेटेड रिमिटेंस, ये हमारा शेड्यूल 3 है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। रिमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब्रॉड बाय पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज where amount involves exceed how much are allowed by Department of Youth Affairs and Sports, Ministry of HRD। तो हमने बताना है ये अमाउंट अगर इतने एक्सीड करता हो तो फिर इस अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। $50,000, $75,000, $1,00,000 या $1,25,000। So what shall be answer for question number 20? So it is $1,00,000। $1,00,000 से ऊपर अगर वो अमाउंट है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ HRD में इस डिपार्टमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। Remittance towards freight of vessel chartered by public sector undertakings falls under which schedule? तो अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने वेसल को चार्टर किया है तो उसका जो फ्रेट है उसकी रिमिटेंस के लिए ये परमिशन जो गवर्नमेंट देगी वो किस शेड्यूल में फॉल करती है? शेड्यूल 2, शेड्यूल 4, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 3? तो किस शेड्यूल में वो फॉल करती है? सो इट फॉल्स इन शेड्यूल 2। वो शेड्यूल 2 का पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। फॉर रिमिटिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन? डोनेशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड के लिए, एमिग्रेशन के लिए, रिमिटेंस टूवर्ड्स कल्चरल टूर्स डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल। तो इनमें से कौन सी वो ट्रांजैक्शन है जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली या 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली।
तो किसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है? हमने उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है। डोनेशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए या रेमिटेंस टूवर्ड्स कल्चरल टूर्स। तो इनमें से कौन सी रेमिटेंस के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22। तो अप्रूवल जो नहीं चाहिए वो डोनेशंस के लिए नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड के लिए नहीं चाहिए, एमिग्रेशंस के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन है। जो रेमिटेंस नंबर 4 है वो शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन है। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी, 1, 2, 3 ओनली। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सेशन आपको बहुत यूजफुल रहा होगा। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। इसी प्रकार से डिस्कशन हम और एस्पेक्ट्स के ऊपर और सेशन में करते रहेंगे। तो लगातार क्लासेस को वॉच करिए ताकि आपको इनका बेनिफिट मैक्सिमम मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।